एक तुम ओके, अभी जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के अंदर अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो आ जाओ, ठीक है, आइए आइए, ठीक है। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जनरली इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक शॉर्ट ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इरिगेशन क्या होता है, सप्लीमेंटल इरिगेशन क्या होता है, लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या होता है, फिर वाटर क्या है, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में हम बात करेंगे, वाटर साइकिल के बारे में हम बात करेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वाटर कितने होते हैं, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट जिसके अंदर आपने फील्ड कैपेसिटी पढ़ा होगा, परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, ठीक है, आपने सारी चीजें पढ़ी है। इसके बाद में सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट के बात करेंगे, इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम इरिगेशन एंड वाटर मेजरमेंट करके एक हमारा पार्ट है कि किस तरीके से वाटर को हमें मेजर करना चाहिए, चाहे एओ हो, डबल एओ हो या पीजी हो, तीनों के अंदर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इरिगेशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन इफिशिएंसीज की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो आपका सोइल साइंस का पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे, और ड्रेनेज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर रहेगा। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि जो टाइटल है हमारा वो है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। क्या इरिगेशन और वाटर दोनों अलग अलग चीज है क्या? yes, sir. इरिगेशन और वाटर क्या दोनों अलग है क्या? yes, है अलग, ठीक है। कैसे अलग है कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्या था? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पता होगा। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जनरली एग्रीकल्चर, मैंने कहा था कि इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीजें इसके अंदर आती है। लेकिन जनरल वे में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन लिया जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में जो है दो तरीके से किया जाता है। एक होता है आपका इरिगेटेड एग्रीकल्चर और सेकंड होता है आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, या इसे क्या बोलते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के केस में मैंने आपको बताया था कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। जबकि इरिगेटेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन दोज एरिया वेयर इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल या वेयर वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन इज नोन एज इरिगेटेड एग्रीकल्चर। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में केवल 20% जो एग्रीकल्चर है वो कैसी अपनी इरिगेटेड है, 80% कैसी है आपकी ड्राईलैंड। यहां तक हमने बात कर लिया था ड्राईलैंड के चैप्टर में, ठीक है। हमारे सामने जो टॉपिक है वो है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि इरिगेशन क्या होता है। जनरली यदि मान लीजिए हम ड्राईलैंड कंडीशन की बात करते हैं या फिर एक फील्ड की बात करते हैं तो इस फील्ड पर
मान लीजिए हम एक फील्ड की बात करते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, सोइल सरफेस होती है। सोइल सरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, सीड की सोविंग करते हैं। सीड की सोविंग कब करते हैं, जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन हमारे फील्ड में हो, या फिर मान लीजिए बारिश हो गई तो हम क्या कर देते हैं, फील्ड के अंदर मॉइस्चर रहेगा, उस केस में हम सीड की सोविंग कर देते हैं। सीड की सोविंग के लिए आपको सीड टेक्नोलॉजी में भी सर ने बताया होगा कि किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है, एक आपका एयर है और एक आपका मॉइस्चर है। इन दोनों में से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए, एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि कितने फैक्टर हैं, 3 है, ठीक है, एयर, मॉइस्चर और टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, आपका मॉइस्चर है। क्या है आपका मॉइस्चर, सेकंड है आपका एयर और थर्ड है आपका टेम्परेचर। क्लियर है। मॉइस्चर क्यों जरूरी है कि किसी भी सीड की जब हम बात करते हैं तो सीड का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। और ये सीड कोट जब लूज होता है, यानी जब मॉइस्चर को अपटेक करता है, तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अगर एक्टिवेट होते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट होती है, फैट है तो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होती है, प्रोटीन तो अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। और इस तरीके से इस सीड के अंदर जो है रेडिकल और प्लूमल का फॉर्मेशन होता है, जिस स्टेज को हम सीडलिंग बोला जाता है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर सीड, पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, मॉइस्चर है। मान लीजिए हमारे फील्ड के अंदर ऑप्टिमम मॉइस्चर था, ये सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। नीचे वाला पोर्शन कहलाता है रेडिकल, ऊपर वाला कहलाता है प्लूमल, ठीक है। जो सूट में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूमल, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट। सीडलिंग जब बन जाती है तो सीडलिंग के केस के अंदर जो बिलो सोइल सरफेस होती है उसको कहा जाता है रूट, और एबो जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है शूट। और इस शूट के अंदर स्टेम होता है, ब्रांच होती है, लीफ होती है, पोड होता है, फ्रूट होता है। सारी चीजें किसके पार्ट है, आपके शूट के। बिलो ग्राउंड क्या कहलाता है, आपका रूट कहलाता है। सीडलिंग तैयार हो चुकी है, सीडलिंग तैयार हुई तो जो मॉइस्चर है उसका अपटेक कर रही है, अपटेक करके जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कर रही है, फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हमारे जो सोइल सरफेस वाला जोन जो होता है, यहाँ पर मॉइस्चर इनसफिशिएंट होती है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी जो ट्रांसपिरेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में जो है ये असक्षम होती है, कौन, सोइल। तो इस केस के अंदर हमारे इस क्रॉप प्लांट को बनाए रखने के लिए, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए, सोइल एनवायरनमेंट को कूल रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन करते हैं वाटर का। और जो वाटर का एप्लीकेशन करेंगे वो नेचुरली तो होगा नहीं, ये कैसा होगा, आपका आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू प्रोवाइड द एसेंशियल मॉइस्चर फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज इरिगेशन। इसे क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। बहुत रेयरेस्ट केस है और मुझे नहीं लगता कि कभी जीवन में आपसे जो है इरिगेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, लेकिन एक हमें याद रखना है कि इरिगेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू प्रोवाइड एसेंशियल सोइल मॉइस्चर टू प्रोवाइड अ मॉइस्चर फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद में आपको पता लग गया कि इरिगेशन क्या होता है, लेकिन एक और आपने नाम सुना होगा, उसको आर्टिफिशियल रेनफॉल बोलेंगे, उसको आर्टिफिशियल रेनफॉल कहा जाता है, ठीक है। लाइफ सेविंग इरिगेशन के बारे में आपने सुना होगा। लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या होता है, या इसे कहा जाता है सप्लीमेंटल इरिगेशन। क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग इरिगेशन या सप्लीमेंटल इरिगेशन। एक और टर्म आपके सामने है। इरिगेशन का मतलब तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन। लेकिन वर्ड क्या लग गया, लाइफ सेविंग इरिगेशन या सप्लीमेंटल इरिगेशन। याद क्या रखना है कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है या जहां पर ड्राईलैंड कंडीशन पाई जाती है, वहां पर हम वैसे तो इरिगेशन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए इस क्रॉप की जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होगी, जहां वाटर की जो है ज्यादा आवश्यकता है, उस कंडीशन के अंदर एक इरिगेशन देना क्या कहलाता है, लाइफ सेविंग इरिगेशन कहलाता है, सप्लीमेंटल इरिगेशन कहलाता है। लाइफ सेविंग यानी जीवन को बचाने के लिए केवल एक इरिगेशन का प्रावधान होता है, कौन से एरियाज में, ड्राईलैंड एरियाज के अंदर। तो किसके लिए, क्रॉप प्लांट के लिए। कौन से स्टेज में, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज में क्रॉप प्लांट को इरिगेशन देना कहलाता है, क्या कहलाएगा, लाइफ सेविंग इरिगेशन, या फिर क्या कहलाता है, सप्लीमेंटल इरिगेशन। क्लियर है। इसके बाद में एक और वर्ड आपका है, अगर हम बात करें इरिगेशन, इरिगेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड है आपका वाटर। वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अभी हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर चीज को मैनेज कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, इसका नाम जो है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब भी हम इरिगेशन देते हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं, तो कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, कन्वेंस लॉसेस होंगे, एप्लीकेशन लॉसेस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होंगे, ठीक है। तो उन लॉसेस से कैसे बचाया जाए और हमें अकॉर्डिंग टू फील्ड, अकॉर्डिंग टू सोइल, अकॉर्डिंग टू क्रॉप नीड, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन हमें कौन सा मेथड जो है इरिगेशन का यूज करना चाहिए, किस तरीके से उसका हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इरिगेशन, आगे एक वर्ड आपको जरूर लगाना है, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू प्रोवाइड essential moisture for good crop growth and development of crop plants, इसे क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन के बाद सेकंड टर्म आपको याद रखना है, लाइफ सेविंग इरिगेशन। लाइफ सेविंग इरिगेशन, लाइफ सेविंग इरिगेशन या फिर इसे क्या कहा जाता है? नॉन एज सप्लीमेंटल इरिगेशन। सप्लीमेंटल इरिगेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, प्रोविजन ऑफ provide only one irrigation for dryland crops of their most critical stage इसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन या फिर क्या कहा जाता है? सप्लीमेंटल इरिगेशन। प्रोविजन ऑफ प्रोवाइड ओनली वन इरिगेशन फॉर ड्राईलैंड क्रॉप्स ऑफ देयर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, या ड्राईलैंड क्रॉप्स की जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है कि ऐसी ग्रोथ स्टेज जिस पर वो वाटर के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। मोस्ट सेंसिटिव है यानी इस पर तो जरूरी है, इस कंडीशन में जो हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन या फिर सप्लीमेंटल इरिगेशन कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। अब आप सब लोग जो है लगभग ग्रामीण प्रवेश से हैं, है ना, तो आपने दो टर्म बड़ी सुनी होगी। एक टर्म तो आपने बड़ी सुनी होगी कि जब भी हम रबी सीजन की सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसके पहले, बुआई से पहले जो है हम एक इरिगेशन देते हैं जिसको हम जनरली पलेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलेवा। लेकिन वो पलेवा जो है पाल्को इरिगेशन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पाल्को। लेकिन लोकल लैंग्वेज में क्या हो गया? पलेवा हो गया। ठीक है, तो एक वर्ड आपको याद रखना है, पाल्को इरिगेशन। पाल्को इरिगेशन। भट्टी साहब आप कहां से हो? जैसलमेर से। जैसलमेर में क्या है कि देखो, पाल्को को जो है पलेवा कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से कभी अगर जैसलमेर बाड़मेर अगर आपका जाना हो तो बीच में जो है जहाँ मतलब धोरेज टाइप में होते हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर बनी होती है बांस की, जिसके अंदर जो है लोग छाया के लिए बैठते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गुड़ाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड़ाल कहा जाता है। उस गुड़ाल का नाम जो है वो गुड़ाल नहीं है, उसका नाम है गुड़ हॉल। क्या है? गुड़ हॉल। अंग्रेज लोग जब पश्चिमी राजस्थान में रहते थे तो वो स्ट्रक्चर बनाई और उसके अंदर जब वो बैठे तो वाकई में बड़ा आनंद उनको आया था। ठीक है, तो वैसे तो वो क्या है? गुड़ हॉल है। क्या है? गुड़ हॉल है। लेकिन बाड़मेर या पश्चिम राजस्थान के लोग उसके क्या बोलते हैं? गुड़ाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड़ाल बोलते हैं ना, गुड़ाल। हाँ, तो इसी तरीके से पाल्को इरिगेशन क्या होता है कि रबी सीजन के अंदर जो है सोविंग से पहले जो इरिगेशन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाल्को इरिगेशन। ठीक है, providing irrigation before sowing of crops। ठीक है, और क्रॉप्स में जो है जनरली याद रखना है मेनली रबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाल्को इरिगेशन कौन सी क्रॉप के लिए दी जाती है, तो जनरली किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि खरीफ सीजन के अंदर तो रेनफॉल होती है, तो इस वजह से वहां पर देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद एक और टर्म आपने सुना होगा इरिगेशन के केस में, कोर वाटरिंग।
कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन इसे कहा जाता है, कोर इरिगेशन। देखिए दोस्तों, ये जो पाल्को इरिगेशन है ये एक्चुअल में क्रॉप प्लांट के लिए इरिगेशन का पार्ट नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि रबी में वीट की हम बात करते हैं, जनरली हमने वीट के अंदर जो है पाल्को बिफोर सोविंग दे दिया और 6 इरिगेशन और दिए। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि वीट के अंदर टोटल इरिगेशन कितने लगे, तो आपका जवाब क्या होगा? 7। आप बोल रहे हो 7 होगा, लेकिन वो 7 काउंट नहीं किए जाएंगे, केवल क्या किए जाएंगे? 6। पाल्को इरिगेशन को टोटल इरिगेशन के अंदर जो है काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ? सोविंग के बाद ही जो है, सोविंग के बाद ही क्या किया जाता है? इरिगेशन नंबर्स को काउंट किया जाता है। तो पाल्को इरिगेशन को कभी भी टोटल इरिगेशन के नंबर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। फिर आता है आपका कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन। किसी भी क्रॉप प्लांट को दी जाने वाली जो पहली सिंचाई होती है आफ्टर सोविंग, बुआई के बाद जो पहला इरिगेशन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर वाटरिंग, या फिर क्या कहा जाता है? कोर इरिगेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इरिगेशन, फर्स्ट इरिगेशन आफ्टर सॉविंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, किसी भी फसल की बुआई के बाद जो पहला इरिगेशन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन कहा जाता है। यहां पर हमने 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया। इरिगेशन, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सेकंड, लाइफ सेविंग इरिगेशन, ड्राईलैंड एरियाज के अंदर सूखा पड़ता है तो हम उस फसल को बचाने के लिए इरिगेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन। सेकंड है आपका पाल्को इरिगेशन। पाल्को का मतलब सोविंग से पहले जो इरिगेशन दिया जाता है उसको हम पाल्को इरिगेशन बोलते हैं, और इसको याद रखना है कि इरिगेशन के अंदर काउंट नहीं करते हैं। फिर है कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन। कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि बुआई के बाद में जो पहला इरिगेशन दिया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोर वाटरिंग कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में हमारा जो सेकंड वर्ड आता है वो क्या आता है? वोटर आता है। थोड़ा हम वोटर के बारे में चर्चा करते हैं। वोटर, देखिए वोटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हम वोटर को बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। इट मींस वोटर हमारी इस पृथ्वी पर, इस अर्थ सरफेस पर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो फर्स्ट वर्ड तो हम इसके केस में लिख सकते हैं, इट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है। सेकेंड चीज की अगर हम बात करते हैं, यदि हम वाटर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकतर चाहे वो क्रॉप प्लांट्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इनका जितना ड्राई वेट होता है उसका लगभग 80 से 90%, 80 to 90% जो है टोटल ड्राई वेट का कौन कंट्रीब्यूट करता है? वाटर। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके टोटल ड्राई वेट में, टोटल ड्राई वेट का मतलब क्या हो गया कि यदि मान लीजिए उसमें से मॉइस्चर को हम रिमूव कर दें तो उसके बाद में जो बचता है बाहर, उसके अंदर भी अगर हम वाटर की परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें वाटर कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो 2 पॉइंट है, याद रखना है। वाटर परसेंट इन टोटल ड्राई वेट। 2 क्रॉप प्लांट होते हैं, एक हर्बेसियस होते हैं और एक होते हैं आपके वुडी प्लांट। हर्बेसियस प्लांट और वुडी प्लांट। अगर आपसे पूछा जाए कि वुडी प्लांट के कितना ड्राई मैटर का कितना परसेंट, तो 50% और 80 to 90%। ठीक है, आपसे पूछा जाए वुडी प्लांट। वुडी प्लांट क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम क्या हो? कठोर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वुडी प्लांट। हर्बेसियस यानी जिनका मांसल हो, सकुलेंसी नेचर का, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट का जितना ड्राई वेट होता है उस ड्राई वेट का कितना परसेंट? 80 से 90% कौन कवर करता है? आपका वाटर। और वुडी प्लांट का कितना परसेंट ड्राई वेट का? 50%। ठीक है, इसके बाद में यदि हम वाटर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसे कहा जाता है H2O। क्या कहा जाता है? H2। ठीक है, और H2O की जब हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज क्लियर है? अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल जो होता है 105 डिग्री का। पहली चीज क्लियर है कि एक वाटर की स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन जो है किस एंगल पर कनेक्टेड होते हैं? 105 डिग्री पर। क्लियर है? इधर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज। यानी वाटर की स्ट्रक्चर के अंदर 2 चार्ज प्रेजेंट है। कौन कौन से? चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज जो है वो दोनों है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। इस वजह से जो वाटर है वो क्या है? डाइपोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? डाइपोलर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाटर की जो है स्ट्रक्चर कैसी होती है? डाइपोलर होती है।
डाइपोलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, इस वजह से क्या कहा जाता है? डाइपोलर कहा जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो आपने बचपन में सुना होगा कि किसी चीज के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके पास कौन आएगा? नेगेटिव चार्ज। यदि किसी चीज के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किसी चीज के पास नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, तो क्या इसके पास कोई भी चीज आ सकती है, चाहे नेगेटिव या चाहे पॉजिटिव वाला, दोनों आ सकते हैं। इसीलिए वाटर का यूज जो है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट में किया जाता है। ठीक है, किसमें रूप में किया जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या रीजन है? क्योंकि इसकी नेचर कैसे होती है? डाइपोलर नेचर होती है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं, तो किसी भी चार्ज वाला सॉल्यूट को आप इसमें क्या कर सकते हो? सोल्यूबलाइज कर सकते हो। इस वजह से वाटर कैसा होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का रीजन पता लग गया। इसकी स्ट्रक्चर और पूछी जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्फीयर स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? स्फीयर स्ट्रक्चर। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्फीयर स्ट्रक्चर होती है। वाटर के अंदर जो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ किस एंगल पर जुड़े होते हैं? 105 डिग्री पर। चार्ज जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जाता है, इस वजह से क्या है? डाइपोलर है। डाइपोलर होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में यदि मैं बात करूं, एक टर्म मैंने आपको बताया था, सोइल साइंस में भी सर ने बताया होगा कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने बताया कि किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंसेस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, वो क्या कहलाती है? आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम 6 नंबर पर बात करें, आपने सुना होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी मान लीजिए सॉलिड चीज है, मान लीजिए सॉलिड है, आइस है, या फिर मान लीजिए कोई लिक्विड है, सॉरी लिक्विड फॉर्म से अगर कोई वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। दो चीजें होती है कि कोई लिक्विड में है और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में या फिर गैसियस फॉर्म में, तो इसे कहा जाता है वेपराइजेशन। क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन। यदि मान लीजिए सॉलिड था और सॉलिड से यदि वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कहा जाता है। वेरी गुड। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। यदि मान लीजिए यहां पर इस वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है? दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है? 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये चीज क्लियर है? एक और चीज आप पहले समझना, बाद में लिखना। मान लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ठीक है, और लिक्विड की जगह मान लीजिए ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना परसेंट बढ़ जाता है? 9% वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन वाटर के केस में कि आइस के केस में जो है वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाता है? 9% कंपेयर टू देयर लिक्विड फॉर्म। लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन आइस फॉर्म, या फिर शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, आइस के लिक्विड के कंपेरिजन 9% मोर वॉल्यूम। 9% मोर वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया क्या? फर्स्ट सभी जानते हैं, सेकंड जो है टोटल ड्राई वेट का कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्या चार्ज होता है, कितना एंगल होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, स्पेसिफिक हीट 1 होती है। सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है? हाईएस्ट जो है वो किसकी स्पेसिफिक हीट? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस अमोनिया की। कितनी है? 1.03। सोइल की कितनी है? 0.2। ऑर्गेनिक मैटर की कितनी है? 0.5। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और है वाटर के केस में जो आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंसेस की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को या कितने टेम्परेचर को जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी सबस्टेंस जो है अपने अंदर जो है कितने टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाती है तो कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी ये क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन में अगर हम बात करते हैं तो 373 डिग्री केल्विन, ठीक। 10 पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री केल्विन कितना जाएगा, 273 आएगा। कितना आएगा, 273 डिग्री केल्विन। जबकि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 केल्विन होती है। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो -273, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर है क्या आप लोगों को? वोटर के केस में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वोटर के लिए कौन सा कथन सत्य या कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। Irrigation and water management. Artificial application of water to provide the essential moisture for good crop growth and development of crop plants. Crop plants लिखो तो लिख लेना, वरना यहाँ पर ही स्टॉप कर देना। लाइफ सेविंग इरिगेशन को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंटल इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। पाल्को इरिगेशन क्या है, पाल्को इरिगेशन जो है बुआई से पहले जो दिया जाता है, सोविंग से पहले जो दिया जाता है, उसको हम पाल्को बोलते हैं। कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इरिगेशन जो हम देते हैं आफ्टर सोविंग, उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कोर डेप्थ कितनी होगी, कोर डेप्थ किसे कहा जाएगा? कोर डेप्थ का मतलब है कि जो आपने बुआई के बाद में जो पहला इरिगेशन दिया है वो कितनी डेप्थ का इरिगेशन दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर डेप्थ बोलेंगे, ठीक। चलिए लिख लिया क्या सर? अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन 28.18% होता है, आपने 20% बताया। अमोनियम फॉस्फेट में कितना लिखा है मैंने आपको, पक्का? एक बार इसको देख लेना यार, है ना। ये लिख लिया। वाटर का नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ सरफेस, वाटर परसेंट इन टोटल ड्राई वेट कितना करता है? हर्बेसियस प्लांट में 80 to 90%, वुडी प्लांट का जो है 50%। H2O की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्फीयर स्ट्रक्चर होती है। दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 105 डिग्री का होता है। चार्ज जो है, दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से क्या कहा जाता है, डाइपोलर कहा जाता है, ठीक है। पोलर किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर केवल एक चार्ज प्रेजेंट होगा। यूनिवर्सल क्या है, सॉल्वेंट का काम करता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। और आइस के अंदर जो है वॉल्यूम कितना परसेंट ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन, 9%। कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि कोई वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होगा, ये गैसियस फॉर्म में या वेपियर फॉर्म में? किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपियर फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन कहा जाएगा। और 1 ग्राम वाटर को वेपियर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता है, 540 कैलोरी की। इस वजह से क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। ये लिखा क्या आप लोगों ने, 20 लिखा रखा है ना? मेरे ख्याल से 20% ही जो है इसका राइट आंसर होगा, 28.18 नहीं होगा। ये लिखा, लेटेंट को गोली मारो। लेटेंट का मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा और हीट रिक्वायर्ड है, यानी हीट रिक्वायर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अवस्थाओं में परिवर्तन जब टेम्परेचर की वजह से न होकर केवल हीट की वजह से होता है, तो उसके आगे लिखा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कुछ भी याद मत रखो, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपियर फॉर्म में, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से वेपियर फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। वो सॉलिड से हो रहा है, ये लिक्विड से, ये लिक्विड से होता है, लिक्विड से हो रहा है वेपराइजेशन, सॉलिड से हो रहा है सब्लिमेशन। सर इसको आपने हीवन ड्रम लिखा है, वो भी इसका ही है ना? कौन सा हीवन या कुछ ऐसा? हीवन कहां लिखाया था, आइस का? हाँ। क्या लिखाया था, बताओ बताओ। ये भी लिख लीजिए 2-3 पॉइंट। हीविंग बताया होगा, हीविंग। हीविंग का तो मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑफ स्टेम ड्यू टू द लो टेम्परेचर कंडीशन इज द हीविंग।
मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑफ स्टेम ड्यू टू द लो टेम्परेचर कंडीशन, उसको हम बोलते हैं हीविंग। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट -80 डिग्री सेल्सियस। कोर वाटरिंग का मतलब यह है कि किसी भी फसल को बुआई के बाद दिया जाने वाला पहला इरिगेशन क्या कहलाता है? कोर वाटरिंग या कोर इरिगेशन कहलाता है। ठीक है। जनरली जो इरिगेशन हम देते हैं वो रबी क्रॉप्स में देते हैं, रेनफॉल आपकी रेनी सीजन क्रॉप्स के या फिर हम खरीफ सीजन के अंदर बहुत रेयरेस्ट केस में जो है इरिगेशन देते हैं। थोड़ा जल्दी लिखो यार विकास, फिर अपना विकास कैसे होगा? भारत जो है 2047 तक विकसित बनने वाला है ना, बन जाएगा मोदी नहीं हो पाएगा। चलो चलिए चलिए लिख लिया, लिखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -80 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो है आप सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस में, कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट में? जो समझदार है उनके लिए समझने की आवश्यकता नहीं है। लिखा क्या? चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी क्या होता है भाई? हाइड्रोलॉजी कौन बता रहा था अभी? हाँ बोलो बोलो बोलो। चलिए अब शांत, वाटर का स्टडी करना, वेरी गुड, वाटर की स्टडी करना, हंसना नहीं है जीवन में, चलिए आदत है ना। चलिए हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, सही बताया, वाटर की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। लेकिन एक हाइड्रोलॉजी के साथ में मैं अगर एक और वर्ड आपके पीछे यहां पर जोड़ दें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या जोड़ दें? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वाटर जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर 3 चीजें हैं, एक है आपका एटमॉस्फेयर, एक है आपका लिथोस्फीयर और एक है आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। रेनफॉल हुई कहां से? एटमॉस्फेयर से। कहां पर आई? लिथोस्फीयर। मान लीजिए ये क्या है आपकी सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये आपका जो है सी है या रिवर है, ठीक है, और ये आपका क्या है? एटमॉस्फेयर। रेनफॉल होती है कहां पर आएगी? सॉइल सरफेस पर आएगी। अगर मान लीजिए कुछ पानी तो जो है इसके अंदर एंटर कर जाएगा और कुछ जो है एक्सेस होगा वो कहां चला जाएगा? रिवर में जाएगा। रिवर से किस में जाएगा? सी में जाएगा। यहां से वापस इवापोरेशन होगा और कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर ये रहा, ठीक है, लिथोस्फीयर सॉइल सरफेस वाला। तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, दिस इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। वाटर का जो है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और आपके हाइड्रोस्फीयर में घूमना क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। यानी वाटर का साइकिल, 3 स्फीयर है, तीनों स्फीयर में घूमना क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। ये चीज क्लियर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक लार्ज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और एक स्मॉल साइकिल। लार्ज का मतलब क्या है? लार्ज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर से रेनफॉल हुई, सॉइल सरफेस पे आया, पानी रिवर में गया, रिवर से सी में गया और सी से जो है एटमॉस्फेयर में गया। ये कौन सी कंडीशन हो गई? फर्स्ट। ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर मान लीजिए कि यहां पर जो है एटमॉस्फेयर से रेनफॉल हुई, यहां पर क्या थे? क्रॉप प्लांट्स है, क्रॉप प्लांट्स ने इस वाटर का यूज किया और ये कहां चला गया? वापस ट्रांसपिरेशन के माध्यम से एटमॉस्फेयर में चला गया। 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर रेनफॉल होती है, वाटर आता है, एक्सेस वाटर जो है रिवर में जाता है, रिवर से सी में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि रेनफॉल होती है, वाटर आता है, क्रॉप रूट जोन में जाता है, क्रॉप प्लांट्स यूज करते हैं और क्रॉप प्लांट से ट्रांसपिरेशन के रूप में लॉसेस होते हैं और कहां पर जाता है? एटमॉस्फेयर। इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस में जो है, कौन सी प्रोसेस जो जल्दी कंप्लीट होती है? यानी एटमॉस्फेयर से जो पानी आया वो वापस एटमॉस्फेयर में किसके अंदर जल्दी गया? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में गया। किस में गया? सेकंड में। जब मान लीजिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट होने में कम टाइम लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जब ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये चीज क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा वाटर जिसका यूज जो है क्रॉप प्लांट करते हैं, वाटर जिसका यूज कौन करते हैं?
क्रॉप प्लांट करते हैं या क्रॉप प्लांट के अंदर जो वाटर पाया जाता है वो, और क्रॉप प्लांट का जो रूट जोन है यानी जो सोइल मॉइस्चर है, उस सोइल मॉइस्चर में पाए जाने वाले वाटर को जो है किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन वाटर। क्रॉप प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। जो वाटर यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन वाटर। कहां से यूज कर रहे हैं? सोइल से कर रहे हैं, तो सोइल में मॉइस्चर के रूप में होगा। यानी सोइल मॉइस्चर और क्रॉप प्लांट के द्वारा यूज किया जाने वाला वाटर क्या कहलाता है? ग्रीन वाटर कहलाता है। ग्रीन वाटर जो है वो स्मॉल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एग्जांपल है या लार्ज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का? स्मॉल। किसका है? स्मॉल। आधा काम आपका यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है। यदि मैं बात करूं, आपने सुना होगा बचपन में कि जो सी वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू वाटर जो है वो किसका एग्जांपल है? लार्ज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का या स्मॉल का? लार्ज का। ये चीज क्लियर है? हम यहां पर लिख सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जनरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जनरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कितने टाइप्स हैं इसके? 2 टाइप हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा शॉर्ट या स्मॉल और लार्ज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे तो एग्जाम्पल जो है यहां पर क्या जाएगा? ग्रीन वाटर। ठीक है। और यहां पर क्या जाएगा आपका? ब्लू वाटर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया ये चीज? ग्रीन वाटर का मतलब शॉर्ट या स्मॉल साइकिल। क्यों कहा मैंने शॉर्ट या स्मॉल साइकिल? रेनफॉल होती है, क्रॉप प्लांट या सोइल मॉइस्चर के अंदर जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन वाटर। ब्लू वाटर का मतलब क्या है? रेनफॉल हुई, एक्सेस वाटर था, रिवर में गया, रिवर से सी में गया, सी से फिर लॉसेस होगा, यानी ये साइकिल क्या चल गया? लंबा चल गया। इस वजह से क्या बोला? लार्ज साइकिल। आपने कई बार सुना होगा कि ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर, ठीक है, फॉसिल वाटर, ग्रे वाटर, इस तरीके से आपने कई सारे नाम सुने होंगे। और डब्ल्यूओ 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ वाटर से। टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट वाटर जो आता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन वाटर। क्या बोला जाता है? ग्रीन वाटर। तो ऐसा वाटर जो प्रेजेंट होता है क्रॉप प्लांट्स में और सोइल मॉइस्चर में। क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स एंड सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर के अंदर और क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो वाटर पाया जाता है उसको हम कौन सा वाटर बोलते हैं? ग्रीन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन वाटर। आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम जीवाश्म की बात करते हैं, जब भी हम फोसिल की बात करते हैं, जीवाश्म की बात करते हैं, जीवाश्म क्या होता है कि लगभग बहुत 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले जो है कोई क्रॉप प्लांट थे वो जो जमीन के नीचे दब गए हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमको निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहा जाता है या फोसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोसिल कहा जाता है। यानी जो जमीन के नीचे वाली जो चीज होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोसिल बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो ग्राउंड वाटर होता है उस ग्राउंड वाटर को हम क्या बोलेंगे? फोसिल वाटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फोसिल वाटर। ठीक है। ग्राउंड के नीचे वाली जो चीज होती है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? फोसिल बोलते हैं। तो ऐसा वाटर जो ग्राउंड में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोसिल वाटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोसिल वाटर क्या होता है? फोसिल वाटर सिंपल सी टर्म है। ग्राउंड वाटर को क्या कहा जाता है? फोसिल वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोसिल वाटर। ठीक है। थर्ड टर्म आती है आपकी ग्रे वाटर। ग्रे वाटर। ग्रे आपने सुना होगा कि ग्रे यानी घर, घर जैसा आपको लग रहा है, ठीक है, ग्रे यानी घर। ग्रे या घर का मतलब ये हो गया कि आपका चाहे किचन हो चाहे बाथरूम हो, किचन और बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर कहा जाता है। किचन या बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर में आपको याद रखना है किचन और बाथरूम वेस्ट वाटर। ठीक है। ग्रे वाटर का मतलब है किचन और बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर। क्रॉप प्लांट के अंदर या सोइल मॉइस्चर में जो प्रेजेंट होता है ग्रीन। फॉसिल का मतलब ग्राउंड वाटर। ग्रे का मतलब किचन या फिर बाथरूम। ग्रे मतलब घर। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर जो आता है आपने सुना होगा ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर, काले पानी की सजा अलग चीज है
और ब्लैक वाटर जो है अलग चीज है, ठीक है। ब्लैक वाटर के केस अगर मैं बात करूं तो आप जब भी बाजार में जब जाते होंगे, मार्केट में जब जाते होंगे, नदी नालों को जो देखते होंगे तो काला पानी आपको लगता होगा, लगता है काला पानी। दो टर्म होती है, एक स्वेज होता है और एक स्लज होता है, स्वेज एंड स्लज। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक स्वेज होता है और एक स्लज होता है, ठीक है। सीवेज नहीं, स्लज। सीवेज अलग चीज है, स्वेज आप कुछ भी बोल दो, सीवेज बोल दो, प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी लगे, स्वेज एंड स्लज। स्लज जो है सॉलिड होता है, सीवेज जो है लिक्विड होता है, ठीक है। स्लज का मतलब क्या हो गया, जो भी अर्बन वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो उनका सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज कहा जाता है। जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेज बोलते हैं, ठीक है, या सीवेज बोलते हैं, जो भी आप कहो। सॉलिड का यूज तो हम कंपोस्टिंग में करते थे, ठीक है, और इस सीवेज का यूज जो है हम इरिगेशन वाटर के अंदर करते हैं, यदि इसकी क्वालिटी सही हो, इसके अंदर हैवी मेटल्स नहीं हो, टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं हो तो। ब्लैक वाटर क्या होता है कि स्लज एंड सीवेज का जो पानी है, या फिर जनरली कहा जाता है सीवेज का जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक वाटर जो है सीवेज एंड स्लज वाटर। वैसे स्लज जो है वो सॉलिड पोर्शन होता है मेनली, लेकिन आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, एक आपने सुना होगा वर्चुअल वाटर, वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझना। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है, और एक बात कर रहे हैं इजराइल की। इंडिया के अंदर क्या राइस का प्रोडक्शन होता है, क्या राइस का प्रोडक्शन होता है। इजराइल के अंदर मान लीजिए राइस का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी नहीं है कि वो 1 केजी राइस को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 1000 या 5000 लीटर वाटर देंगे, दैट इज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इजराइल वाले लोग जो है, जैसे भाटी जी को अगर इजराइल भेज दिया गया और इनकी अगर राइस खाने की इच्छा है, तो ये क्या करेंगे, इंडिया से राइस ले जाएंगे कहां पर, इजराइल के अंदर। राइस तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन राइस के रूप में क्या लेके जा रहे हैं, ये भारत से वाटर लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं, वाटर लेकर जा रहे हैं, क्लियर है। यानी किसी भी दो कंट्रीज के बीच में जो वाटर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो किसके टर्म्स में हो, फूड ग्रेन के टर्म्स में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्चुअल वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ वाटर in terms of फूड ग्रेन्स। हाँ जी बोलिए, कपड़ों का, जैसे बांग्लादेश में वो कपड़े की फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है। देखो, कपड़ों का लॉस हो, कपड़े कहां पर धोते हैं अपन, कपड़े कहां पर धोते हैं, बाथरूम में धोते हैं। कपड़े, क्लॉथ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो क्लॉथ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी किसी भी रूप में, यदि किसी भी कमोडिटी के रूप में वाटर का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल वाटर कहा जाता है, क्लियर है। इसके बाद लास्ट जो मैंने आपको बताया था 6 नंबर का, वो है आपका ब्लू वाटर। क्या है, ब्लू वाटर। ब्लू वाटर का मतलब क्या होता है, देखो फूड ग्रेन ही जो मेनली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फूड ग्रेन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके साथ साथ वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल वाटर कहा जाता है। जो ज्यादा माइंडेड वाली कंट्रीज हैं, जापान वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, इसी रूप में जो है वाटर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि भारत के अंदर एक बिस्लेरी की बोतल जो है वो कितने रुपए की आती है, 20 रुपए की आती है। और अगर गांव में आप नहाने के लिए जाओगे ट्यूबवेल पर, तो कितने लीटर पानी को आप ऐसे बहा देते हो, ठीक है, हाँ 1000 रुपए का स्नान करते हो एक दिन में। कितने बड़े लोग हैं बाढ़ में जैसे। चलिए, कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसिंग जो है, आने वाले समय के अंदर अगर एग्रीकल्चर में कोई बड़ी क्रांति ला सकता है, तो वो एक सेक्टर है प्रोसेसिंग सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर। मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। जो सबसे ज्यादा जो किसान को घाटा हो रहा है वो मार्केटिंग सेक्टर से हो रहा है। आप देख लिए प्रोडक्शन लेवल वही ज्यादा है, मतलब प्रोडक्शन में कहीं कमी नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं करेगा ना, तब भी प्रोडक्शन उसको उतना ही होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, मार्केट में आप जाओगे, कोई फार्मर है, वो फार्मर यदि मार्केट में टमाटर लेकर जाता है 10 रुपए केजी में, वो टमाटर जो है, जो भी आड़तिया या जो ब्रोकमैन होता है या बिचौलिया जो होता है, उसको 10 रुपए केजी में बेच देता है।
मार्केट में जाने के बाद में जो रिटेलर्स होते हैं वो आपको इसी टमाटर को कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें एक तिनका भर भी चेंजेस नहीं करेंगे, 10 रुपए की जगह वो आपको 40 रुपए केजी में देंगे। कितने रुपए केजी में देंगे? 40 रुपए केजी में देंगे। और यही टमाटर अगर आप मॉल वगैरह में बड़ी अच्छी जगह जाओगे तो 40 की जगह 50 से 60 रुपए भी हो सकते हैं। यानी एक ऐसा बंदा जिसने उस टमाटर को प्रोड्यूस करने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था, उसको केवल कितना मिल रहा है? 10 रुपए। और मार्केट में जाने के बाद ये कितना टाइम्स बढ़ गया? 5 टाइम्स जो है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, लाए और बेचा है, उनको कितना मिला? 40 रुपए केजी। एक सॉस के पैकेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने टमाटर यूज होते होंगे? कितने से टमाटर यूज होते होंगे? और उस टोमेटो सॉस का जो प्राइस होता है 15 रुपए 20 रुपए का तो केचप आता है जिसके अंदर आधा टमाटर डाल दिया जाता है और कुछ लिक्विड्स ऐड किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो जो सबसे बड़ा खेल है ना वो मार्केटिंग का और प्रोसेसिंग का है। भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है फार्मर्स का प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। जो सबसे बड़ी कमी है वो मार्केटिंग की है। किसकी है? मार्केटिंग। ये पॉलिसीज जो बनती है हमारे भारत की, मतलब इकोनॉमिक्स जो है ना वो अच्छे नहीं है। मार्केटिंग जो है, इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स अच्छे नहीं है। जो पॉलिसीज बनती है, कई हजारों स्कीम जो है, आप गहलोत गवर्नमेंट की, आप एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान की एक बुकलेट आती है स्प्रिंग बोर्ड की, आपको कभी अगर समय मिले जब आपका एग्जाम हो जाए तो उसको देखना। गहलोत गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, लेकिन शायद ही चुनिंदा किसानों ने उन स्कीम्स का यूज किया होगा। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं, केवल वो पेपर वर्क है। आपको ये बताते हुए, वैसे एक अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बताते हुए दुख होता है, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, ठीक है, आप सोचते होंगे 5400 पे ग्रेड है, RS इक्विवेलेंट है, लेकिन उसका काम क्या है? एज अ क्लर्क का काम है। किसकी तरह काम है? क्लर्क का काम। क्लर्क का जो काम होता है वो काम करता है आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर एज अ क्लर्क की तरह काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो शिद्दत से अपना काम करते हैं, ठीक है। पोस्ट पर जाने के बाद वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या करता है? सुपरवाइजर होते हैं, सबसे मेहनती अगर कोई इंसान है वो सुपरवाइजर जो है डबलएओ साहब को रिपोर्ट करता है। डबलएओ साहब जो है ना, सुपरवाइजर से भी मौला आदमी अगर कोई है इस राजस्थान के अंदर जॉब वाला तो वो डबलएओ है। डबलएओ जितने मजे किसी जॉब में नहीं है, ठीक है, मजे के तौर पर कहा जाए तो। डबलएओ को रिपोर्ट करते हैं। डबलएओ का काम क्या होता है? जैसे डाकिया होता है ना, पोस्टमैन होता है, उस तरीके का काम करता है। इधर से लिफाफा आया और उस लिफाफे को आगे प्रोसीड करता है, एओ साहब को देता है, फिर एओ साहब बैठकर जो है उसको टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम है ना, सिस्टम में जितनी ज्यादा बात की जाए उतनी कम है, और जितनी कम की जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। आप एओ बनोगे तब तो सिस्टम देखिए भाटी साहब, जीवन में क्या होता है, ठीक है, बनेंगे जरूर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यहां तक क्लियर है? फटाफट 3 मिनट के अंदर जो है आप इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, थोड़ा जल्दी लिखना भाई। टाइप्स ऑफ वाटर। आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि यार जितनी अहमियत लोग पटवारी को देते हैं उतनी सुपरवाइजर को क्यों नहीं देते, जबकि इक्विवेलेंट जो है पे ग्रेड है? या जितने लोग जितना थोड़ा सा 400 मतलब 2400 पे ग्रेड जो है सुपरवाइजर का है और 2800 पे ग्रेड पटवारी का है, ज्यादा कोई अंतर नहीं। जितनी अहमियत डबलएओ को नहीं दी जाती है उससे ज्यादा अहमियत जो है पटवारी को दी जाती है, क्योंकि अपन लोगों ने जो अपने पूर्वज जो चले आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, उन्होंने काम ही नहीं किया तो उसकी वजह से वो लोग जाने नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको दुनिया जानती है। लिख लिया ये? चलिए जी, ब्लैक वाटर, वर्चुअल वाटर और ब्लू वाटर, थोड़ा फास्ट लिखना। CUT का कुछ नहीं है, फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरो और तैयारी करो ना, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। सेम सिलेबस से ज्यादा कोई अंतर नहीं है। रही बात क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, तो वो आपके लिए भी नया है, BR में जो पढ़ रहा है उसके लिए भी नया है, तो उसके बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता। उसमें क्वालिफाई के लिए कंपल्सरी मार्क्स तो नहीं होगा, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी, कल अपन उसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये लिख लिया क्या पहले? चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड के बारे में। वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड की, ठीक है।
विश्व के अंदर क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कौन कौन से स्रोत से जो है वो कितना वाटर होता है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, ओ पगला, ठीक है। सबसे पहले जो है ओशियन की बात करते हैं। ओशियंस के अंदर जितना वाटर पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है उसका 97.3% पार्ट जो है वो किसमें, आपके ओशियन के अंदर है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स की, ठीक है, पोलर आइस और ग्लेशियर्स के अंदर जो वाटर है वो 2.01% है, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर में जो वाटर है वो 0.58% है, ठीक है। फोर्थ नंबर आता है आपका लेक्स एंड रिवर्स में, लेक्स एंड रिवर्स के अंदर जो वाटर है वो है 0.02%। फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है 0.0001% है। लेकिन जब मीटेरोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई तो उसमें एक टॉपिक या एक पॉइंट मैंने लिखाया था, लोअर एटमॉस्फेयर पर वाटर कंटेंट 0.02% टू 4%, ठीक है, ये चीज मैंने आपको लिखाया था। लेकिन एवरेज देखा जाए तो कितना है, 0.0001%। यदि आप रेडी एंड रेडी की बुक देखोगे तो वेदर एंड क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये वैल्यू 0.00 लिखा हुआ है, और यदि इरिगेशन वाला पार्ट देखोगे तो उसमें 0.0001% लिखा हुआ है। राइट कौन सा है आपका, 0.0001%, ठीक है। ये आपके जो है वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स है। 97.3% वाटर जो है वो आपका किस रूप में है, साल्ट वाटर के रूप में, किस रूप में है, साल्ट के रूप में, ठीक है, या सेलाइन वाटर के रूप में, ठीक है। ओशियन के अंदर जो है 97.3% साल्ट के रूप में, पोलर आइस एंड ग्लेशियर के अंदर 2.01% के रूप में, ग्राउंड वाटर के अंदर 0.58%, लेक्स एंड रिवर्स के अंदर 0.02%, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.0001%, ग्लेशियर वाला ये सारा मीठा पानी है। 2.7% जो है आपका टोटल फ्रेश वाटर है, 2.7% फ्रेश वाटर, ठीक, फ्रेश वाटर जो है कितना है, 2.7%। आपका साल्ट वाटर कितना है, आपका 97.3%, ठीक है। ये चीज याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे पूछा जाएगा कि ओशन में कितना होता है पोलर आइस में, लेकिन ये दो पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, लोअर एटमॉस्फेयर में कितना है और एटमॉस्फेयर में कितना है। लोअर एटमॉस्फेयर में 0.02% से 4% है, ठीक है, या 0 से 1% भी आपको 0 से 4% भी आपको कभी ऑप्शन में मिले, अगर ये वैल्यू नहीं हो तो वो भी याद रखना है, ठीक है। राजन सिंह ना, क्रॉप प्रोडक्शन का क्लास चलेगा, क्रॉप प्रोडक्शन ऊपर बेसिक बता दूंगा, ठीक है, पूरा हम क्रॉप प्रोडक्शन को नहीं पढ़ेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए इसके बाद में हम एक फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 किलोमीटर क्यूब बराबर जो है 10⁹ मीटर क्यूब होता है, और इसके बराबर जो है 1 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, और इसके बराबर 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। यहां बीसीएम का मतलब है बिलियन क्यूबिक मीटर। ये हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया का जब वाटर बजट की हम बात करेंगे उसके अंदर ये बड़ा काम आता है, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करना, 1 किलोमीटर क्यूब, आप मुझे बताओगे क्या कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 1000 मीटर। अगर मैं एक और बार 1 किलोमीटर लिखूं तो कितना? 1000 मीटर। एक और बार लिखूं तो 1000 मीटर। क्या मैं किलोमीटर क्यूब को 3 बार किलोमीटर लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। इधर क्या है? 1000 1000 1000, पीछे क्या लगा हुआ है? मीटर। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर बनता है तो मीटर क्यूब। लेकिन यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर क्यूब लिख सकता हूं। यदि मान लीजिए यहां पर 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, यानी घातें जब भी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो जुड़ती है, ठीक है। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। क्या मैं 10 की पावर 9 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। यानी 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 10 की पावर 9 मीटर क्यूब होगा। ये चीज क्लियर है? अगर मैं आपके सामने लिखूं 100 करोड़ रुपए, कितने? 100 करोड़, ठीक। 1 करोड़ के अंदर कितनी बिंदी होती है?
10 की पावर 5, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, रुको रुको 10 की पावर 7, सॉरी 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यही चीज है। 1 करोड़ के बराबर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यदि मैं बिलियनर हो जाऊंगा तो मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। यदि मैं क्या हो जाऊंगा? बिलियनर हो जाऊंगा। आपने बिल्लोरे का नाम सुना है? बिल्लोरे, जिसने MBA चाय वाला, नाम सुना है? वो लगभग जो है बिलियनर बन गया था, उसके पास लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, फिर दिवालिया हो गया ना। बिलियनर की बात करते हैं तो बिलियनर किसे कहा जाता है? 100 करोड़ रुपए जिसके पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिलियनर कहा जाता है। या इस 100 करोड़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 7, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 9 लिख सकता हूं ना। यानी 10 की पावर 9 बराबर क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलियन। लेकिन यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? बिलियन क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिलियन क्यूबिक मीटर। बिलियन का मतलब 10 की पावर 9, क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब। क्या ये सही है? क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद में आपको लिखा हुआ है 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इस 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं क्या? 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर को 1 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। मिलियन में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है, और मुझे उम्मीद है आपको भी पता होगा, कितने होते हैं? 10 की पावर 6 होते हैं। तो क्या मैं यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर 6 लिख दूं? हेक्टेयर में जहां तक मुझे पता है 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। यही होते हैं क्या? तो क्या मैं यहां पर हेक्टेयर की जगह 10,000 मीटर स्क्वायर लिख दूं? पीछे क्या लिखा हुआ है? मीटर। तो यहां पर क्या लिख देंगे? मीटर। ऐसा कहा जाता है कि यदि मीटर स्क्वायर और मीटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनता है? मीटर क्यूब बनता है। क्या बनता है? मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में एक जीरो से क्या हो जाएगा? 1 जीरो क्रॉस हो जाएगा। ऊपर कितनी बची? 6 इधर है और 3 इधर है। ये क्या हो गया? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 मीटर क्यूब, यानी ये किसके बराबर है? 1 बिलियन क्यूबिक मीटर के। यानी ये किसके बराबर है? 10 की पावर 9 मीटर क्यूब के। यानी किसके बराबर है? 1 किलोमीटर क्यूब के बराबर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको दे रखा है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। क्या दे रखा है? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर दे रखा है। इसको आपको किलोमीटर क्यूब के अंदर, सॉरी हाँ, किलोमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर बिलियन क्यूबिक मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये फैक्ट पता है ना, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हमेशा याद रखना है 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 10 की पावर 9 मीटर क्यूब होता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 3 बार क्या है? किलोमीटर है, 3 बार लिख दिया। 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो घाते क्या होती है? जुड़ती है। यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9। मीटर क्यूब, मीटर से मीटर हुआ मीटर स्क्वायर से मीटर हुआ मीटर क्यूब। यानी 1 किलोमीटर क्यूब किसके बराबर है? 10 की पावर 9 मीटर क्यूब के इक्वल है। 10 की पावर 9 मीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1 बिलियन क्यूबिक मीटर। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं 1 बिलियन बराबर कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं, और 1 करोड़ बराबर 10 की पावर 7 होता है। यानी 100 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 9। क्यूबिक मीटर है तो पीछे मैंने क्या लग दिया? क्यूबिक मीटर। यानी 1 बिलियन क्यूबिक मीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर 9 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। इसके बाद है 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर। 0.1 है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं। मिलियन हेक्टेयर मीटर है, मिलियन की जगह 10 की पावर 6। हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। इनटू पीछे क्या है? मीटर है, तो मीटर लिख दिया। इसको जब हमने सोल्व किया तो वैल्यू क्या आई? 10 की पावर 9 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो वाला फैक्ट है ये क्या है? हमारा सही है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। क्लियर है? एक बार आप इसको लिख लीजिए। ये पूरा क्लियर वापस समझें, लिखें इसको। चलिए इसको लिख लीजिए। मेरे ख्याल से आपका कॉम्प्लेक्स हो गया होगा दिमाग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख देता हूं किलोमीटर क्यूब टू 10 की पावर 9 मीटर क्यूब। आंसर किलोमीटर क्यूब को किलोमीटर इंटू किलोमीटर इंटू किलोमीटर, 1000 मीटर। थोड़ा फास्ट लिखना, 1000 मीटर 1000 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर क्यूब। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें, 1 BCM इज इक्वल टू
10 की पावर 9 मीटर। भाई बात नहीं यार, बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। यहां लिख लेना वी नो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ और 10 की पावर 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 9 मीटर क्यूब। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर क्यूब। चलिए इसको 1/10 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 1/10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है, 10 की पावर 9 मीटर। लिखिए इसको, क्या हो गया भाई? 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर क्यूब बराबर 1 बिलियन क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 0.1 मिलियन हेक्टेयर मीटर। लिखा क्या ये? इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आपकी इच्छा है नीचे भी आप लिख सकते हो। ऐसा मत क्या करो तुम, जैसे रामदेव जी अगर आसन करते हैं और मान लीजिए रामदेव जी को कहीं अगर चुभन होता है वो करते हैं, तो आप भी फिर वहीं आपकी सुविधा के अनुसार जहां आपको अच्छा लगे वहां लिख सकते हो। ये भाटी जी थोड़ा आप विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल क्लास में पढ़ते हैं आगे का, ठीक है। ओके, थैंक यू।